हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड 360 में। दोस्तों, कल हमने नैनीताल के प्रमुख तालों के बारे में और थोड़ा बहुत नैनीताल का जो इतिहास था वह जाना, और जो तालों के बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे वो हमने कल जाना। आज नैनीताल ज़िला दर्शन का पार्ट 2 है। और कल की वीडियो में दोस्तों एक पॉइंट लिखाना मैं थोड़ा भूल गई थी आपको, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप उसे आज ज़रूर नोट डाउन करेंगे। जहाँ पे आपने भीमताल लिखा है उसी में आप इसे नोट करना, क्योंकि ये भीमताल से रिलेटेड एक फैक्ट है। देखिए दोस्तों, भीमताल के बीचों बीच एक टापू है। जो आपका भीमताल है उसके बीचों बीच एक टापू है, और यह पिकनिक के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। यह टापू पिकनिक के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, और इस टापू तक पहुँचने के लिए नाव से जाना पड़ता है। ठीक है। और इस टापू पे उत्तर प्रदेश मत्स्य विभाग द्वारा एक एक्यूरम बनाया गया है। यह भी पर्यटकों की आकर्षण का एक केंद्र बना रहता है। तो आप इस पॉइंट को ज़रूर नोट डाउन करें। आज हम नैनीताल के प्रमुख जो पर्यटक स्थल हैं उनके बारे में बात करेंगे। पहला है हमारा नैना देवी मंदिर। नैना देवी मंदिर नैनी झील के किनारे स्थित है, और जो नैनी झील है उसके किनारे यह अवस्थित मंदिर काफ़ी ज़्यादा फेमस है। काफ़ी इसमें मान्यताएं हैं। और जो ये मंदिर है, नैना देवी मंदिर, यह 1842 में मोतीलाल शाह द्वारा निर्मित था, जो कि एक अंग्रेज असिस्टेंट थे। जो ये मंदिर था 1880 में भूस्खलन में यह पूरी तरह से नष्ट हो गया था। हमने कल 1880 का भीषण जो भूस्खलन हुआ था वह पढ़ा था, जिसमें लगभग 150 व्यक्ति मारे गए थे। और उसी भीषण भूस्खलन में क्या हुआ, नैना देवी मंदिर भी पूरी तरह से नष्ट हो गया। और जब ये नष्ट हो गया तो इसका जीर्णोद्धार किया गया कुछ समय बाद, जो कि किसके द्वारा किया गया, अमरनाथ शाह द्वारा। अमरनाथ शाह मोतीलाल शाह के पुत्र थे, और इन्होंने क्या किया, नैना देवी मंदिर का जीर्णोद्धार किया, पुनर्निर्माण कराया। और कब कराया, 1882 से 1892 के समयावधि में। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट नैना देवी मंदिर से रिलेटेड हैं, इन्हें ज़रूर नोट डाउन करें। अगला है हमारा जो महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल, वह है नीम करौली महाराज का कैंची धाम। नीम करौली महाराज, जिनका मूल नाम क्या था, लक्ष्मी नारायण शर्मा। इनका जन्म आगरा आगरा के एक ब्राह्मण परिवार में 1900 में हुआ था। और ये बहुत ज़्यादा फेमस है इनका मंदिर। इनके जो भक्त हैं वो न सिर्फ उत्तराखंड भारत बल्कि पूरे विश्व में इनके भक्त हैं। जो बहुत ज़्यादा फेमस पर्सनालिटीज़ हैं, जैसे हम बात करें स्टीव जॉब्स की या फिर मार्क जकरबर्ग की, और जैसे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, ये भी इनके भक्त हैं। और ऐसे ही विश्व में काफ़ी सारे लोग इनके भक्त हैं। और ये विश्व प्रसिद्ध आपका मंदिर है नीम करौली महाराज जी का कैंची धाम में। और इन्होंने वहाँ पे हनुमानगढ़ी आश्रम भी बनाया था 1964 में। और इन्होंने वहाँ पे कैंची धाम में ही विंध्यवासिनी देवी का मंदिर भी बनाया था। कैंची धाम जो है यह नीम करौली महाराज द्वारा बनाया गया है, और ये 1973 में बनाया इन्होंने, नैनीताल भवाली के पास में। और जो कैंची धाम मंदिर है यह शिप्रा नदी के किनारे है। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि जो कैंची धाम है यह शिप्रा नदी के तट पर है। ठीक है, आइए थोड़ा इसे देख लेते हैं। यह है हमारा दोस्तों कैंची धाम मंदिर, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। काफ़ी लोग यहाँ पर अपनी मान्यता मांगते हैं, और बहुत अच्छा फील होता है यहाँ पे जाके। और हमारे ये रहे आपके बाबा नीम करौली महाराज। आगे देखते हैं। हाँ, तो हमने पढ़ा नीम करौली महाराज के बारे में। देखिए, इनका मूल नाम था लक्ष्मी नारायण शर्मा, और इन्होंने कैंची धाम बनाया 1973 में, जो कि शिप्रा नदी के किनारे है। और जो ये नीम करौली महाराज थे ये हनुमान भक्त थे। हनुमान भक्त थे ये। और प्रतिवर्ष 15 जून को यहाँ पर विशाल मेला और विशाल भंडारा लगता है। इस पॉइंट को भी ज़रूर नोट करें। और कैंची धाम में विंध्यवासिनी देवी मंदिर बनाया नीम करौली महाराज ने, और इन्होंने हनुमानगढ़ी आश्रम बनाया यहाँ पे 1964 में। देखिए, कई बार क्वेश्चन बनता है कि हनुमानगढ़ी आश्रम कहाँ है। तो कहाँ है दोस्तों, कैंची धाम में है, और यह है आपका भवाली के निकट नैनीताल में। भवाली के निकट नैनीताल में। अभी हम भवाली के बारे में पढ़ेंगे।
ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आप इन्हें ज़रूर नोट डाउन करें। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा पर्यटन स्थल है यह है हमारा कालाढूंगी। कालाढूंगी बहुत ज़्यादा फेमस है। किस चीज़ के लिए? कॉर्बेट म्यूजियम के लिए, कॉर्बेट फॉल के लिए। कॉर्बेट जलप्रपात है इसके निकट ही। और जिम कॉर्बेट थे जो महान पर्यावरण प्रेमी, प्रकृति प्रेमी जिन्हें हम कहते हैं, उनका शीतकालीन आवास था दोस्तों कालाढूंगी में। ठीक है। और जो कालाढूंगी है इसे छोटी हल्द्वानी, नई हल्द्वानी भी कहा जाता है। और ये हल्द्वानी से थोड़ा पास में ही है। तो यहाँ से जो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इन्हें आप ज़रूर लिखिएगा कि कॉर्बेट म्यूजियम कहाँ है? कालाढूंगी में। कॉर्बेट जलप्रपात कालाढूंगी में। जिम कॉर्बेट का शीतकालीन आवास कहाँ था? कालाढूंगी में। आइए आगे बढ़ते हैं। पढ़ते हैं हम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। आपको पता है कि जो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है यह न सिर्फ भारत का बल्कि एशिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान था, जिसकी स्थापना कब हुई? 8 अगस्त 1936 में। और जब दोस्तों इसकी स्थापना हुई ना, तो उस समय इसका नाम रखा गया था हैली नेशनल पार्क। 1936 में जब इसकी स्थापना की गई तो किस नाम से की गई? हैली नेशनल पार्क के नाम से। और दोस्तों जो ये कॉर्बेट नेशनल पार्क है यह हमारा नैनीताल और पौड़ी, 2 ज़िलों में इसका विस्तार हम देखते हैं, नैनीताल और पौड़ी में। कल हमने देखा था कि नैनीताल है जो, नैनीताल के पूर्व में चंपावत था, उत्तर में क्या था? अल्मोड़ा, और पश्चिम में था आपका पौड़ी। और यहाँ पे आपका थोड़ा बहुत यूपी की सीमा यहाँ से लगती है। और दक्षिण में कौन सा ज़िला था? उधम सिंह नगर। तो देखिए, एक सेकंड में कलर चेंज कर लेती हूँ थोड़ा। तो जो हमारा नैनीताल और पौड़ी है इसमें इसमें फैला हुआ है क्या? कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, कॉर्बेट नेशनल पार्क। बढ़ते हैं आगे। तो देखिए दोस्तों, हैली नेशनल पार्क के नाम से जब 1936 में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया, और उसके बाद क्या हुआ? 1952 में इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एग्जाम्स में। जब आप पुराने पेपर उठा के देखेंगे ना तो उसमें आपको ये क्वेश्चन दिखेंगे। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। देखिए, रामगंगा नेशनल पार्क कब किया गया? 1952 में। और स्थापना कब की गई? 1936 में। और उसके बाद देखिए 1957 में जाके जो अभी वर्तमान नाम है इसका, 1957 में जाके उसका वर्तमान नाम पड़ा जिम कॉर्बेट के नाम पर। 1957 में कॉर्बेट नेशनल पार्क इसका नाम रखा गया। आगे देखते हैं। जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है दोस्तों, यह रामगंगा और कोसी के किनारे है। मतलब जो रामगंगा और कोसी नदी है वह कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर गुजरती हैं। कॉर्बेट का जो पूर्वी द्वार है वह ढिकाला है। इसको ढिकुली भी कहते हैं और ढिकाला भी कहते हैं, तो दोनों में आप कंफ्यूजन मत रखिएगा। तो जो कॉर्बेट का पूर्वी द्वार है, पूर्वी प्रवेश द्वार, उसे ढिकाला के नाम से जाना जाता है। और ये ढिकाला कहाँ है? रामनगर के निकट। कॉर्बेट का जो पश्चिमी द्वार है, प्रवेश द्वार, वह कोट द्वार पौड़ी में पड़ता है। और इसका जो क्षेत्रफल है दोस्तों 520.82 वर्ग किलोमीटर है। ये क्वेश्चन बहुत बार बना है। हाल ही के किसी पेपर में बना था, शायद पटवारी या फिर पुलिस के पेपर में बन रखा था। इसका जो ये क्षेत्रफल है, और यह क्षेत्रफल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एग्जाम्स की दृष्टि से। हाल ही में ये क्वेश्चन बना था, तो आप इसको ज़रूर याद रखें, इसको ज़रूर नोट डाउन करें। अगला जो पॉइंट है वह है कॉर्बेट नेशनल पार्क के मध्य में पाटली दून स्थित है। कई बार यह भी क्वेश्चन बना है कि पाटली दून कहाँ स्थित है। तो कहाँ स्थित है दोस्तों? कॉर्बेट नेशनल पार्क में स्थित है। देखिए, एक और बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ से निकलता है कि भारत का पहला बाघ संरक्षित घोषित कौन सा राष्ट्रीय उद्यान था? तो आपका कौन सा है वो? कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। यह है 1 नवंबर 1973 को 1 नवंबर 1973 को भारत का पहला बाघ संरक्षित घोषित किया गया कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। आपको पता है कि भारत में 1972 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था, और उसमें उस प्रोजेक्ट टाइगर के मतलब जो शुरू हुआ, तो सबसे पहले इसी कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को, इसमें भारत का पहला बाघ संरक्षित इसे घोषित किया गया। और बाघों के संरक्षण के इम्पोर्टेंसी को देखते हुए 2013 में क्या हुआ? बाघों की सुरक्षा के लिए केंद्र की सहायता से STPF मतलब स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स गठित की गई उत्तराखंड में। ठीक है, इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं।
उत्तराखंड में सर्वाधिक पर्यटक वाला राष्ट्रीय उद्यान आपका कॉर्बेट नेशनल पार्क है। उत्तराखंड में जो सबसे ज़्यादा, अगर हम बात करेंगे ना राष्ट्रीय उद्यान, किस राष्ट्रीय उद्यान में पर्यटक आते हैं, तो सबसे ज़्यादा आते हैं कॉर्बेट नेशनल पार्क में। ठीक है, दूसरे नंबर पे आपका राजाजी राष्ट्रीय उद्यान आता है और तीसरे नंबर पे आपका फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान आता है। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमारे कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी फैक्ट्स को लिखें और इनका टाइम टू टाइम रिवीजन करें और इन्हें याद करते हुए चलें। आगे पढ़ते हैं, हम अपने नोट्स देखते हैं आगे। अगला है हमारा रानी बाग। देखिए दोस्तों, रानी बाग एक ऐतिहासिक स्थल है जो कि जिया रानी से रिलेटेड है। कत्यूरी रानी, जिया रानी, उनके यहाँ बाग थे, इसी वजह से इसका नाम रानी बाग रखा गया। ठीक है, रानी बाग इसका नाम पड़ गया। तो रानी बाग कौन सी नदी के तट पर है? गौला नदी के तट पर। इसका प्राचीन नाम था दोस्तों भद्रवट चित्रशिला। और देखिए दोस्तों, जो ये चित्रशिला है ना, यह कालसी का भी प्राचीन नाम देखने को मिलता है कई जगहों पे, लेखकों ने ऐसा लिखा है। और देखिए, जो एक फैक्ट्री थी, जो एक उद्योग है, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, यह रानी बाग में है। एचएमटी है जो, वो कहाँ है? रानी बाग में। इसे थोड़ा जूम करती हूँ ताकि थोड़ा क्लियर दिखे। हाँ, जो एचएमटी है यह है रानी बाग में स्थित है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स, कई बार क्वेश्चन बनता है कि एचएमटी कहाँ है, तो ये रानी बाग में है। और रानी बाग कहाँ आता है? नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत। अगला पॉइंट देखेंगे, 1992 में जो ये एचएमटी थी ना, इसकी नारायण तिवारी जी ने नींव रखी थी एचएमटी की। और अभी जैसे मैंने आपको बताया कि कत्यूरी रानी थी, जिया रानी, उनका यहाँ बाग था और जिस कारण इसको क्या कहा जाता है? रानी बाग। इसके आसपास के जो प्रसिद्ध पर्यटक स्थल हैं वो हैं हमारे जिया रानी गुफा, चित्रेश्वर शिला और रानी बाग युद्ध का स्थल। ये यहाँ के प्रमुख पर्यटक स्थल हैं। तो दोस्तों, हमने ये देखा रानी बाग। आगे बढ़ते हैं, आगे है हमारा रामगढ़। देखिए दोस्तों, रामगढ़ बहुत ही खूबसूरत प्लेस है नैनीताल का। बहुत ठंडा प्लेस है और ठंड की वजह से यहाँ पे क्या होता है, रसीले फल यहाँ के बहुत ज़्यादा फेमस हैं। जैसे कि सेब, नाशपाती, आड़ू इत्यादि जो रसीले फल होते हैं ना, जो ठंडे क्लाइमेट्स में होते हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा अनुकूल है। इस वजह से रामगढ़ अपने फलों के लिए, रसीले फलों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत सुंदर प्लेस है। और इसकी इसी सुंदरता, प्राकृतिक सौंदर्य है जो यहाँ पे, और जो यहाँ की शांति है, अ, ये सब हमारे कई महापुरुषों को यहाँ खींच लाई। जिनमें से मेन मेन हम देखेंगे, जैसे जो हमारे गुरुदेव हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, और जो जिन्हें मीरा कहा जाता है, महादेवी वर्मा, ये यहाँ आए। और आचार्य नरेंद्र देव यहाँ आए, जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी समय व्यतीत किया। आइए हम थोड़ा बहुत रामगढ़ के बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उन्हें देखते हैं। रामगढ़ को फ्रूट वॉल ऑफ कुमाऊं कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार बना है कि फ्रूट वॉल ऑफ कुमाऊं किसे कहा जाता है? रामगढ़ को। रामगढ़ अपने रसीले फलों हेतु बहुत फेमस है। ठीक है, और रसीले फल जैसे सेब, नाशपाती, आड़ू इत्यादि। अब देखिए, रामगढ़ में टैगोर टॉप है, मीरा कुटीर संग्रहालय है। ये जो मीरा कुटीर संग्रहालय है ना, ये 1937 में महादेवी वर्मा द्वारा निर्मित था और अब इसे संग्रहालय बना दिया गया है और यह है मीरा कुटीर संग्रहालय नाम से वहाँ पे अभी भी विद्यमान है। यहाँ पे अगला जो है एलन गार्डन है, यह भी यहाँ पे फेमस है काफ़ी। एक सेकेंड, हाँ हाँ, अगला जो है यहाँ पे गर्गेश्वर महादेव मंदिर है, जो कि गर्गांचल पहाड़ी पर रामगढ़ में स्थित है। और क्योंकि यहाँ पर गर्ग ऋषि ने क्या की थी, तपस्या की थी, इस वजह से इस पहाड़ी का नाम गर्गांचल पहाड़ी, और जो मंदिर है यहाँ पे ये गर्गेश्वर नामक मंदिर है। अगला है पॉइंट सतखोल हिमालय आश्रम। यह भी दोस्तों हमारा रामगढ़ में है। यह भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। सतखोल हिमालय आश्रम कहाँ है? रामगढ़ में। देखिए, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1903 से 1913, मतलब लगभग लगभग 10 वर्षों का समय, 10 साल तक यहाँ अपना समय व्यतीत किया था। क्योंकि बहुत ज़्यादा पीसफुल एरिया है, बहुत ज़्यादा मनोरम है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुकून प्रदान करने वाला प्लेस है। तो यहाँ पर
इन्होंने भी क्या किया, टाइम स्पेंड किया। इन्होंने अपनी पुस्तक जो गुरुदेव की पुस्तक थी गीतांजलि, गीतांजलि के कुछ पृष्ठ भी रामगढ़ में ही लिखे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं हमारे रामगढ़ को लेके। अब देखिए दोस्तों, आगे हम पढ़ते हैं भवाली के बारे में। दोस्तों भवाली है जो, यह शिप्रा नदी के तट पर है। और यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर नोट कीजिएगा कि जो भवाली है यह शिप्रा नदी के तट पर है। और अभी हमने देखा था कि जो हमारा नीम करौली बाबा जी का आश्रम है और जो कैंची धाम है यह भी हमारा शिप्रा नदी के तट पर ही था। देखिए, जो भवाली है यह फेमस है पर्वतीय फल बाजार केंद्र के नाम से। पर्वतीय फल बाजार केंद्र के नाम से कौन सा स्थान फेमस है? भवाली। और जो भवाली है यहाँ पे 1912 में टीबी सैनिटोरियम स्थापित किया गया जॉर्ज एडवर्ड पंचम द्वारा। यह भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसे ज़रूर नोट डाउन करना आप लोग कि जो भवाली है, भवाली में जो टीबी सैनिटोरियम है यह कब स्थापित किया गया? 1912 में। जब दोस्तों आप वास्तव में जो पीछे के जो पिछले कुछ सालों के पेपर उठा के देखेंगे ना, तो उसमें आपको ये सारे क्वेश्चंस दिखेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं क्योंकि ये बेसिक भी हैं और बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं और कई पेपरों में पीछे पूछे गए हैं। तो इन्हें आप ज़रूर नोट डाउन करना। 1912 में टीबी सैनिटोरियम की स्थापना की गई भवाली में। और इसी टीबी सैनिटोरियम में क्या हुआ, जो कमला नेहरू थे ना, उन्होंने अपना इलाज यहीं करवाया था एक बार। तो यह भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। अगला देखते हैं हम। उत्तराखंड न्यायिक व विधिक अकादमी 2004 में भवाली में स्थापित की गई। यह पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप ज़रूर नोट डाउन करें कि उत्तराखंड न्यायिक व विधिक अकादमी 2004 में भवाली में स्थापित की गई। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे पढ़ेंगे हम रामनगर के बारे में। इसे थोड़ा जूम कर लेती हूँ। देखिए दोस्तों, जो रामनगर है यह कोसी नदी के तट पर स्थित है। कहाँ है स्थित है? कोसी नदी के तट पर। और जो रामनगर है यह उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद का जो मुख्यालय है वह कहाँ है? रामनगर में है। जो हमारा 12th और जो 10th की जो हमारी मार्कशीट होती है उसमें लिखा होता है उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद, तो उसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? रामनगर में स्थित है। ठीक है। जो रामनगर है यह हेनरी रैमजे द्वारा 1850 में बसाया गया था। हेनरी रैमजे, जिसे कुमाऊं का बेताज बादशाह कहा जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा लोकप्रिय कमिश्नर थे अपने समय में। अपने जो उनका रूरल मतलब जहाँ वो कमिश्नर थे हमारे कुमाऊं गढ़वाल के, ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल के, तो वहाँ पर जनता इन्हें क्या करती, बहुत ज़्यादा प्यार देती थी। तो 1850 में हेनरी रैमजे ने रामनगर बसाया। और इसी वजह से शुरू शुरू में क्या करते थे, रामनगर को रैमजे नगर या फिर रामजी नगर पुकारा जाता था। तो कई बार क्वेश्चन बनता है कि रामनगर का प्राचीन नाम क्या था? तो रामनगर का प्राचीन नाम क्या था दोस्तों? रैमजे या फिर रामजी नगर। ठीक है, आगे देखते हैं। रामनगर में क्या है? प्रसिद्ध गर्जिया माता का मंदिर है जो कि कोसी नदी के बीचों बीच स्थित है दोस्तों। जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है और बाढ़ आती है कोसी नदी में, तो उतनी बाढ़ के बावजूद भी जिस मतलब एक थोड़ा सा ऐसे टापू है नदी के बीचों बीच, यहाँ पर माता का मंदिर है। और आसपास से पूरा चारों ओर से क्या होता है, जो कोसी नदी है वो उफान पे आती है, फिर भी इसके बावजूद भी क्या होता है, माता के मंदिर को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ये उनकी अपनी महिमा है। तो जो गर्जिया माता मंदिर है ये बहुत ज़्यादा फेमस है और यह भी रामनगर के ही निकट है। अगला पॉइंट देखते हैं। कॉर्बेट नेशनल पार्क का प्रवेश द्वार जो ढिकुली या ढिकाला, अभी हमने पढ़ा था कि कॉर्बेट नेशनल पार्क का पूर्वी प्रवेश द्वार कौन सा है? ढिकुली या फिर ढिकाला। यह क्या है? रामनगर के समीप है। रामनगर के समीप है ढिकाला। और यह ढिकाला है जो ये कत्यूरियों की राजधानी थी। कत्यूरियों की राजधानी थी और कत्यूरियों की ये शीतकालीन राजधानी थी। शीतकालीन राजधानी थी और किसकी थी? कत्यूरियों की थी। तो ये भी आप ज़रूर नोट करेंगे। और जो ढिकुली है ना, यहाँ से बौद्धकालीन मूर्तियाँ मिलती हैं। बौद्धकालीन मूर्तियाँ यहाँ से मिली हैं और यह ढिकुली रामनगर के समीप है।
अगला है जो रामनगर के समीप और कौन कौन से प्लेसेस हैं? सीतावनी, वाल्मीकि आश्रम, ये सभी गर्जिया के समीप है और गर्जिया आपका रामनगर के समीप है। ये सारे जितने भी फैक्ट्स थे ये हमारे रामनगर से रिलेटेड हैं और रामनगर आपको पता है नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में आता है। अगला हम पढ़ेंगे दोस्तों काठगोदाम के बारे में। काठगोदाम है जो ये गौला नदी के तट पर है। कुमाऊं का प्रवेश द्वार कहा जाता है काठगोदाम को। काठगोदाम हल्द्वानी के निकट है, तो इस वजह से कुमाऊं का प्रवेश द्वार कई बार हल्द्वानी या फिर काठगोदाम देखने को मिलता है। गुलाब की घाटी काठगोदाम में है और काठगोदाम का जो पुराना नाम है इसे बमौरी घाट या फिर बाड़ाखेड़ी नाम से भी जाना जाता था प्राचीन समय में। ठीक है, काठगोदाम का प्राचीन नाम बमौरी घाट, ये कई बार पूछा जाता है बमौरी घाट कहाँ है या फिर बमौरी घाट किसका प्राचीन नाम है, तो बमौरी घाट बाड़ाखेड़ी ये प्राचीन नाम है काठगोदाम के। और देखिए 24 अप्रैल 1884 को काठगोदाम रेल से जुड़ा और जिसकी जो बड़ी लाइनें हैं रेलवे लाइन वो 1994 में बनाई गई। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ज़रूर नोट करना और ज़रूर याद रखना। 24 अप्रैल 1884 को काठगोदाम रेल से जुड़ा और जिसकी बड़ी रेलवे लाइन 1994 में बनाई गई। तो ये जो फैक्ट्स थे ये थे काठगोदाम के बारे में, कुमाऊं का प्रवेश द्वार। अगला है हमारा हल्द्वानी। हल्द्वानी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए दोस्तों हल्द्वानी भी हमारा गौला नदी तट पर ही बसा हुआ है। ठीक है, राज्य का सबसे बड़ा व्यापारिक नगर हमारा हल्द्वानी है। राज्य का सबसे बड़ा व्यापारिक नगर कौन सा है? हल्द्वानी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी मंडियाँ हैं और भी कई सारे व्यावसायिक जितने भी बड़े बड़े काम होते हैं वह हल्द्वानी में अवस्थित हैं और इस वजह से हम इसे राज्य का सबसे बड़ा व्यापारिक नगर कहते हैं। इसका अगला पॉइंट है कुमाऊं का सबसे बड़ा आर्थिक, शैक्षिक, व्यापारिक एवं आवासीय नगर कौन सा है? हल्द्वानी है। हल्दू पेड़ों की अधिकता के कारण इसका नाम पहले हल्दूवनी था और फिर वो कालांतर में हल्द्वानी हो गया। ठीक है, तो ये इसका थोड़ा बहुत इतिहास है। देखो 1834 में कमिश्नर ट्रेल ने हल्द्वानी को बसाया था। ये क्वेश्चन भी पहले पूछा गया है कि हल्द्वानी को किसने और कब बसाया, तो आपका आंसर होगा 1834 में। और किसने बसाया था? कमिश्नर ट्रेल ने। अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो देखेंगे हम। 1901 में हल्द्वानी में क्या हुआ? आर्य समाज भवन और 1902 में सनातन धर्म सभा का यहाँ पे निर्माण हुआ हल्द्वानी में। अगला पॉइंट है 1 सितंबर 1966 को हल्द्वानी नगर पालिका बनाई गई और 2011 में क्या हुआ? हल्द्वानी नगर निगम बना। और हल्द्वानी के पास में ही नाहन पर्वत श्रृंखलाएं हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार बना है कि नाहन पर्वत श्रृंखलाएं कहाँ हैं? हल्द्वानी में हैं। इन सारे पॉइंट्स को ध्यान से नोट करेंगे। और इसमें एक पॉइंट और छूट गया है रामनगर में, जिसे मैं ऐसे नोट करवा देती हूँ आपको। देखिए जुड़वा घाटी रामनगर में है। ठीक है, जुड़वा घाटी कहाँ है दोस्तों? रामनगर में। इसे ज़रूर नोट कीजिएगा। ये मैंने ऐसे ही शॉर्ट में लिख दिया है क्योंकि थोड़ा टफ हो रहा है इसमें लिखना अभी, तो प्लीज़ इसे नोट कीजिएगा। जुड़वा घाटी कहाँ है दोस्तों? रामनगर में है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का ज़िला दर्शन नैनीताल पार्ट 2। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके लाइक से ही मुझे मेरा हौसला मिलेगा और मुझे मोटिवेशन मिलेगा और अच्छे से काम करने की शक्ति मिलेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।